वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल सोशल साइंस क्लास 10th स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 4 ग्लोबलाइजेशन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा हमारा, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? डिस्क्राइब द रोल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज इन प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। ग्लोबलाइजेशन क्या है और मल्टीनेशनल कंपनीज का क्या रोल है ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को प्रमोट करने में? आंसर है बेटा, ग्लोबलाइजेशन मीन्स ओपनिंग अप द इकोनॉमी टू फैसिलिटेट इट्स इंटीग्रेशन विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि आप अपनी अर्थव्यवस्था को ओपन करते हो जिससे कि वो वर्ल्ड इकोनॉमी से इंटीग्रेट हो सके या जुड़ सके। मल्टीनेशनल कंपनीज आर प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस इन द फॉलोइंग मैनर। मल्टीनेशनल कंपनीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में। ये पॉइंट्स इस चीज को प्रूव करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, दे हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करती हैं बेटा, जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन है उसमें हेल्प करती है, इन्वेस्टमेंट में हेल्प करती है एंड एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी एट लोअर कॉस्ट। और वो एडवांस टेक्नोलॉजी देती हैं, वो भी कम से कम दाम पे। सेकंड पॉइंट है, दे ऑल्सो ब्रिंग गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। वो अपने साथ एक अच्छी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस लेके आती है टू अचीव एफिशिएंसी इन मैनेजिंग बिग कंपनीज, जिससे कि वो एफिशिएंट हो बड़ी से बड़ी कंपनीज को मैनेज करने में। थर्ड है, मोस्ट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर नाउ इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। ज़्यादातर जो रीजन्स हैं आज दुनिया के या कंट्रीज हैं वो क्लोज कॉन्टेक्ट में एक दूसरे से। देन दे वर फ्यू डिकेड्स बैक, जो कि वो थे कुछ डिकेड्स पहले। अब 1 डिकेड में कितने ईयर्स होते हैं? 10 ईयर्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का, मेंशन द फीचर्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज। अब मल्टीनेशनल कंपनीज की बात आई गई है तो हम फीचर समझ लेते हैं। फर्स्ट फीचर है बेटा मल्टीनेशनल कंपनी का, प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड इन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स वेज। मल्टीनेशनल कंपनीज जो भी प्रोडक्ट गुड्स को प्रोड्यूस करती हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स वेज में करती हैं, राइट। सेकेंड है, दीज कंपनीज ओन और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। मल्टीनेशनल कंपनीज वो हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस या गुड्स को और सर्विसेज को देती हैं एक से ज्यादा नेशन में, राइट, या उनके आउटलेट्स या कंपनीज खुली होती हैं एक से ज्यादा नेशन में। थर्ड है, दीज कंपनीज हैव अ लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर। इन कंपनीज के पास बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बहुत ज्यादा एसेट्स होते हैं और बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज होते हैं, राइट। फोर्थ है, द प्रोडक्शन प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड स्प्रेड आउट अक्रॉस द ग्लोब। जो प्रोडक्शन प्रोसेस है इन मल्टीनेशनल कंपनीज का वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता है और पूरे के पूरे ग्लोब पे फैला होता है। कहने का मतलब है पूरे के पूरे वर्ल्ड की वेरियस कंट्रीज में फैला होता है, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, इन अ मैटर ऑफ इयर्स, कुछ ही सालों में इंडियन मार्केट्स हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड विद वाइड रेंजिंग चॉइस ऑफ गुड्स। जो इंडियन मार्केट्स हैं उन वो ट्रांसफॉर्म हो गए हैं और आज हमारे मार्केट में काफ़ी ज़्यादा गुड्स अवेलेबल है और काफ़ी ज़्यादा चॉइस ऑफ गुड्स अवेलेबल है। सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल। इस स्टेटमेंट को हमें एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करना है। या ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है आपके एग्जाम में, हाउ आर अवर मार्केट्स ट्रांसफॉर्म्ड इन रिसेंट ईयर्स। हमारे मार्केट्स कैसे ट्रांसफॉर्म हुए अभी के कुछ सालों में, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। आंसर है बेटा, अ वाइड रेंज ऑफ गुड्स हैव बिकम अवेलेबल इन द इंडियन मार्केट्स एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये तो सिंपल है, ग्लोबलाइजेशन आने के बाद बहुत ज़्यादा प्रकार के गुड्स अवेलेबल है हमारे इंडियन मार्केट में। दिस स्टेटमेंट कैन बी सपोर्टेड यूजिंग द फॉलोइंग एग्जांपल्स। इस स्टेटमेंट को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं थ्रू बिलो एग्जांपल्स। फर्स्ट है, ग्लोबलाइजेशन हैज लेड टू अ लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स अराउंड द वर्ल्ड। ग्लोबलाइजेशन की वजह से दुनिया भर के मार्केट्स एक दूसरे से जुड़ गए हैं। Goods and services provided by different countries are available in Indian markets, thus providing various choices to consumers in India. जितने भी गुड्स और सर्विसेज अलग अलग देश अपने मार्केट में देते हैं वही गुड्स और सर्विसेज आज इंडियन मार्केट में अवेलेबल है। इससे आज इंडिया के कंज्यूमर्स के पास वैरायटी ऑफ चॉइसेस हैं कि वो कोई भी गुड परचेज कर सकते हैं या कोई भी सर्विस ले सकते हैं जो कि एक फॉरेन कंपनी देती है इंडिया। Second है, investments by MNCs in industries such as cell phones, automobiles, electronics, etc. have made the latest variety of various goods available very easily. अब जो मल्टीनेशनल कंपनीज इन्वेस्टमेंट कर रही हैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज में, जैसे कि मोबाइल इंडस्ट्री हो गई आपकी, ऑटोमोबाइल गाड़ियों की इंडस्ट्री हो गई, इलेक्ट्रॉनिक सामान की इंडस्ट्री हो गई। इससे जो लेटेस्ट वैरायटी ऑफ गुड्स है, मतलब लेटेस्ट टीवी देख लो, लेटेस्ट रेफ्रिजरेटर देख लो, लेटेस्ट कार्स देख लो, लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन्स देख लो, हर मंथ नई-नई कार्स, नए-नए मोबाइल फ़ोन्स अपडेट होते हैं और मार्केट में आते हैं। ये बहुत ईज़ी हो गया है और ईज़िली कंज्यूमर्स के पास अवेलेबल है।
थर्ड है बेटा, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स फ्रॉम वेरियस कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड आर अवेलेबल एट अफोर्डेबल प्राइसेस। बहुत अच्छी क्वालिटी के जो प्रोडक्ट्स हैं अलग अलग देश से, दुनिया भर से, वो अवेलेबल है बहुत ही अफोर्डेबल या चीप प्राइस पे इंडियंस के लिए, टू परचेज फ्रॉम देयर ओन लोकल मार्केट विद इन द कंट्री, जिससे कि वो अपने लोकल मार्केट में, कंट्री के अंदर वो गुड्स परचेज कर। दिस हैज अफेक्टेड द डिमांड फॉर अदर सर्विसेज एज वेल। इसकी वजह से बाकी सर्विसेज की डिमांड पे भी अफेक्ट आया है, राइट। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगी, राइट, कम्युनिकेशन बढ़ेगी, राइट। क्यों? क्योंकि आपको गुड्स चाहिए तो ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, राइट। जो होलसेलर है वो रिटेलर को देगा, रिटेलर कंज्यूमर को देगा, राइट, लाइक दिस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, व्हाई हैड द इंडियन मार्केट या इंडियन गवर्नमेंट पुट बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस, एनालाइज द रीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया की गवर्नमेंट ने क्यों बैरियर्स लगाए थे फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे हमारी आज़ादी के बाद, इसके हमें रीजंस बताने हैं। आंसर है बेटा, ट्रेड बैरियर्स वर पुट अप बाय द इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। ये रीजंस थे जो नीचे मेंशन है, इसकी वजह से ट्रेड बैरियर्स लगाए थे इंडियन गवर्नमेंट ने जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। पहला, टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। हमारे इंडिया के जो बिजनेसमैन हैं या प्रोड्यूसर्स हैं उन्हें बचाने के लिए फॉरेन कंपटीशन से, पहला पॉइंट। सेकंड, टू मेक द कंट्री सेल्फ रिलायंट इन ऑल द सेक्टर, जिससे कि हमारा देश सेल्फ रिलायंट हो जाए, मीन्स आत्मनिर्भर हो जाए हर एक सेक्टर में। थर्ड, टू सेफ गार्ड द फ्रीडम ऑफ अवर कंट्री, हमारे देश के फ्रीडम की या आज़ादी की सुरक्षा करने के लिए। तो ये तीन इम्पोर्टेंट रीजंस थे जिसकी वजह से इंडिया की गवर्नमेंट ने ट्रेड बैरियर्स लगाए थे फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे हमारी आज़ादी के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाई डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिमूव ट्रेड बैरियर्स, एक्सप्लेन द रीजंस। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में लगाए क्यों थे और नीचे वाले क्वेश्चन में हमें ये एक्सप्लेन करना है हटाए क्यों थे ट्रेड बैरियर्स। आंसर है बेटा, ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिमूव ट्रेड बैरियर्स। ये रीजन थे जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने ट्रेड बैरियर्स को रिमूव किया। फर्स्ट पॉइंट है बेटा, इंडिया वाज फेसिंग अ सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस इन 1990 एंड 91। 1990 और 91 का जो टाइम था वो काफ़ी ज़्यादा ट्रबलसम था इंडिया के लिए, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस की सिचुएशन में था इंडिया। और उस समय जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। अगर आपको स्टोरी नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। उस समय आप ये समझ लीजिए कि इंडिया के पास सिर्फ 1 वीक या अप्रॉक्सिमेटली 10 डेज़ का ही कैश था कि इंडिया की इकोनॉमी को मैनेज किया जा सके। उस समय गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया कि हम अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज़ करेंगे। क्यों? इकोनॉमी को चलाने के लिए या देश को चलाने के लिए वी नीड मनी। और मनी क कब आएगा? जब आप अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज़ करेंगे और फॉरेन कंपनीज़ इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में आके या अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज़ को सेल करेंगे। उसके लिए वो कंपनी खोलेंगी और उन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी और परमिशन गवर्नमेंट तब देगी जब उनसे टैक्स लेगी, राइट? सो फर्स्ट पॉइंट है, इंडिया वाज़ फेसिंग अ सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस इन 1990 एंड 91 बिकॉज़ ऑफ स्लो, क्योंकि उस समय जो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो काफ़ी स्लो थी। इनएफिशिएंट इनएफिशिएंट थी, पब्लिक एंटरप्राइजेज़ मतलब गवर्नमेंट कंपनीज़ वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं थी। हाई इन्फ्लेशन, महँगाई उस समय बहुत ज़्यादा थी हमारे देश में, एंड राइजिंग फिस्कल डेफिसिट। और फिस्कल डेफिसिट मतलब जो मनी था, ठीक है, वो हमारा बहुत कम था, ठीक है? डेफिसिट मतलब कमी होना किसी चीज़ की। और फिस्कल का मतलब होता है मनी, मॉनेटरी, राइट। सेकंड पॉइंट है बेटा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड डिसाइडेड दैट द टाइम हैड कम फॉर इंडियन प्रोड्यूसर्स टू कम्पीट विद द प्रोड्यूसर्स अराउंड द ग्लोब। और भारतीय सरकार को भी लगा कि अब समय आ गया है, आज़ादी के कई साल बीत चुके हैं, अब हमारे इंडियन प्रोड्यूसर्स को कम्पीट कराना चाहिए फॉरेन प्रोड्यूसर्स से या फॉरेन कंट्रीज के प्रोड्यूसर्स से। थर्ड, द डिसीजन टू रिमूव ट्रेड बैरियर्स वाज एडवाइज्ड बाय पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये डिसीजन था जो ट्रेड बैरियर्स का, इसकी एडवाइस पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने भी दी थी, जैसे कि आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, राइट। और इन्होंने भी हमारे इस डिसीजन का सम्मान किया था कि हमने 1991, ईयर याद रखिएगा, 1991 में हमने अपनी इंडिया को लिबरलाइज किया था और ट्रेड बैरियर्स को रिमूव किया था। आप ये भी पॉइंट इसमें मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा हमारा, डिफरेंस बताना है हमें फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट। समझते हैं बेटा, कॉन्सेप्ट पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। फॉरेन ट्रेड क्या है? फॉरेन ट्रेड मीन्स द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है कि आप सामान खरीदते हैं और बेचते हैं दो या दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच, राइट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट मीन्स डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन कंपनीज इन अदर कंट्रीज, कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रही है कोई कंपनी आके, फॉरेन कंपनी जो कि फॉरेन कंपनी है
दूसरी कंट्री में। कहने का मतलब है फॉर एग्जांपल आपके इंडिया की अगर हम बात करें तो कई सारी फॉरेन कंपनीज हैं और लाइक बीएमडब्ल्यू है वो जो अपनी कार्स बेचती है, राइट? ऑडी है जो अपनी कार बेचती है। दे आर नॉट द इंडियन कंपनीज, राइट? बट वो इन्वेस्ट करती हैं इंडिया में डायरेक्टली आके और अपनी आउटलेट्स खोलती है टू सेल दियर गुड्स एंड सर्विसेज, राइट? इफेक्ट है इट रिजल्ट्स इन कनेक्टिंग द मार्केट्स और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स इन डिफरेंट कंट्रीज। फॉरेन ट्रेड की वजह से मार्केट्स कनेक्ट होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंटीग्रेट होते हैं। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से इट प्रमोट्स द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। जब सिंपल सी बात है, पहले कुछ भी सामान खरीदने और बेचने से पहले एक इंडस्ट्री क्रिएट करनी पड़ेगी। इंडस्ट्री के लिए क्या चाहिए होगा? मनी। और जो कि कौन करेगी? एक फॉरेन कंपनी आके आपके देश में। तो इसको तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और एक बार जब उसने इंडस्ट्री सेटअप कर ली तब वो उससे क्या बेचना शुरू करेगी? गुड्स और सर्विसेज, राइट? तो उसको क्या कहेंगे हम? फॉरेन ट्रेड। आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स है बिटवीन टू और मोर कंट्रीज, और इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है फॉरेन कंपनीज का दूसरी कंट्रीज में, राइट? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एक्सेस एनी थ्री एडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। क्या तीन एडवांटेजेस हैं ग्लोबलाइजेशन के, वो हमें बताने हैं, राइट? ये एडवांटेजेस इन इंडिया करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हमें रेडी रहना है, राइट? आंसर बेटा, द पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज प्रोवाइडेड अ बिग बूस्ट टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज। ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस है या पॉलिसी है, इससे बहुत ज्यादा बूस्ट मिला है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को डेवलपिंग कंट्रीज में। मतलब विदेशी कंपनियां आती हैं डेवलपिंग कंट्रीज में और अपना मनी इन्वेस्ट करती है या अपनी कंपनी को ऑपरेट करती है। आंसर है बेटा फर्स्ट पॉइंट, ड्यू टू द पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की वजह से, एंड प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन की वजह से, द कंडीशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हैज इम्प्रूव कंसिडरेबली। एक तो देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। एट प्रेजेंट मैनी प्राइवेट कंपनीज आर प्रोवाइडिंग बेटर सर्विसेज टू द कंज्यूमर्स। और आज अगर आप देखो पब्लिक सेक्टर कंपनी से प्राइवेट कंपनीज बहुत ज़्यादा बेटर सर्विसेज दे रही हैं कंज्यूमर्स। तो पहला तो सीधा इंपॉर्टेंस ग्लोबलाइजेशन का क्या है? कंडीशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हैज इम्प्रूव। कि कोई भी देश देख लो या डेवलपिंग कंट्रीज देख लो, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इम्प्रूव हुआ है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। क्योंकि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं दोगे, प्रॉपर रोड्स नहीं दोगे, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं दोगे या प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं दोगे, इंटरनेट नहीं दोगे, तो कोई भी फॉरेन कंपनी आपके देश में आके ट्रेड नहीं करेगी, राइट? सेकेंड है, द प्राइवेट सेक्टर इज फ्री टू इम्पोर्ट रॉ मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम अदर कंट्रीज। जो प्राइवेट सेक्टर है आज वो फ्री है लिबरलाइजेशन की वजह से, जैसे कि वो रॉ मटेरियल और टेक्नोलॉजी को अदर कंट्रीज से इम्पोर्ट कर सकता है। ग्लोबलाइजेशन हैज इनेबल्ड सम लार्ज इंडियन कंपनीज टू मर्ज एज मल्टीनेशनल themselves। अब ग्लोबलाइजेशन ने कई सारी लार्ज इंडियन कंपनीज को एक मल्टीनेशनल कंपनी के रूप में आने के लिए प्रमोट किया है। फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, टाटा मोटर्स अपनी कार इंडिया में भी बेचती है, अमेरिका में भी बेचती है, ब्रिटेन में भी बेचती है, राइट? इन्फोसिस एक आईटी कंपनी है, राइट? तो ये अपनी सर्विसेज इंडिया में भी करती है और फॉरेन में भी। लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, पोलैंड में भी इसका आउटलेट है, राइट? Next, the third point, globalization has also created new opportunities for companies providing services, particularly those involving information and communication technology. Globalization ने नई अपॉर्चुनिटीज दी है कुछ कंपनीज को जो सर्विस सेक्टर में वर्क करती हैं या टर्शी सेक्टर में वर्क करती है। लाइक फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, इनको बहुत ज़्यादा नई अपॉर्चुनिटीज दी हैं जिससे कि इनका बिजनेस आउटलेट ग्रो हुआ है ईयर्स में, राइट? नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जो 5 मार्क्स में आ सकता है इस चैप्टर से, वो है हाउ हैज इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। टेक्नोलॉजी में जो इम्प्रूवमेंट हुआ है इससे ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस कैसे हुआ है, आपको 3 एग्जांपल देने हैं। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, टेक्नोलॉजी हैज स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जांपल। थर्ड टाइप of this question is technology is the vital force in the modern form of globalization, explain the statement with suitable example. Yeah, how is information technology connected with globalization, explain। आंसर है बेटा, rapid improvement in technology has been playing a key role in encouraging the globalization process। जिस स्पीड पे हमारी टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हुआ है, इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में। दिस कैन बी सपोर्टेड विद द फॉलोइंग एग्जांपल्स। इस चीज को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बिलो मेंशन एग्जांपल से। फर्स्ट पॉइंट है बेटा, इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी। जो ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में इम्प्रूव हुआ है, एग्जांपल यूजिंग कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग गुड्स हैज मेड possible faster delivery of goods across long distances at lower cost।
अब जो हम बड़े-बड़े कंटेनर्स का जो आपने शिप पे देखे होंगे, राइट? गुड्स को स्टोर करने के लिए उनका यूज़ करते हैं। इससे बहुत फास्ट डिलीवरी होती है गुड्स की और बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे हो जाती है और बहुत कम दाम पे हो जाती है, राइट? तो अगर आप देखो ना चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है इस समय, तो वो है शिप्स। शिप्स पे ये ह्यूज-ह्यूज कंटेनर्स होते हैं जिनमें टन्स ऑफ गुड्स होते हैं जो फॉरेन कंट्रीज़ से एक्सपोर्ट किए जाते हैं इंडिया के और ऐसे यही गुड्स हमें बहुत चीप रेट पे फिर अवेलेबल होते हैं ड्यू टू द डील ऑफ द ट्रेडर्स। सेकंड पॉइंट है बेटा, there have been rapid developments in information and communication technology. Information और communication technology में भी बहुत rapid development हुआ है, right? Example computer है आज, internet है, etc. They have made easy access to any person or place around the world, जिससे कि हम किसी भी व्यक्ति से किसी भी जगह चाहे वो दुनिया में हो बहुत easily connect कर सकते हैं। थर्ड है technology has helped to communicate from remote area. टेक्नोलॉजी की वजह से आज हम रिमोट एक गांव वाले एरिया से कम्युनिकेट कर सकते हैं शहरों में या दूसरी कंट्री में। वन कैन ऑब्टेन एंड शेयर इन्फॉर्मेशन थ्रू इंटरनेट। कोई भी व्यक्ति ऑब्टेन कर सकता है कोई भी जानकारी या शेयर कर सकता है इंटरनेट पे। फोर्थ है टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, जो टेलीफ़ोन की फैसिलिटीज़ है जिसमें टेलीग्राफ आता है, टेलीफ़ोन्स आते हैं इंक्लूडिंग मोबाइल फ़ोन्स, फैक्स। आज इन सब का यूज़ होता है कॉन्टैक्ट करने के लिए और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, राइट? इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल एंड टॉक वॉइस मेल कैन बी डन अक्रॉस द वर्ल्ड एट नेग्लिजिबल कॉस्ट। आज हम ईमेल भेज सकते हैं, वॉइस मेल भेज सकते हैं बहुत कम से कम रुपीज़ खर्च करके दुनिया भर में। Fifth है last point, information technology has played a major role in spreading out production of services across countries. आईटी सेक्टर ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है अपनी प्रोडक्शन सर्विसेज को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए। Thus, it can be said that technology has stimulated the globalization process and serves as the vital force in the modern form of globalization. यही बेटा एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके इस चैप्टर में जो कि 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। सो आई विल सजेस्ट यू ऑल टू प्रिपेयर ऑल दीज 5 पॉइंट्स वेरी वेल, राइट? अगर आपको एक्सप्लेनेशन एक बार में नहीं समझ में आई है, आप वीडियो को दोबारा से सुन सकते हो इस क्वेश्चन की प्रॉपर्ली जिससे कि आप ये लर्न हो जाए अच्छे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा हमारे इस चैप्टर का, एसेस द एडवांटेजेस ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के एडवांटेजेस क्या है? द एडवांटेजेस ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज या कॉर्पोरेशन आर एज फॉलोज। फर्स्ट है द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन और एमएनसीज हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑफ द अंडर डेवलप्ड एंड द डेवलपिंग कंट्रीज। जो भी अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज की पैसे की प्रॉब्लम होती है ना या मॉनेटरी या फिजिकल डेफिशिएंसी होती है, इसको ये दूर करती है अपने मनी को इन्वेस्ट करके। सेकंड है एमएनसीज कैन बी हेल्पफुल इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑफ द अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। जो फॉरेन एक्सचेंज की प्रॉब्लम है इसको भी सॉल्व करती हैं, जिससे कि हम अपने मनी को एक्सचेंज कर सकते हैं, राइट? जैसे कि अगर हम बहुत अपना हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, इम्पोर्ट कम होगा, तो हम बहुत ज़्यादा फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करेंगे और एक कंट्री की इकोनॉमी तभी बूस्ट होती है जब कंट्री का एक्सपोर्ट ज़्यादा हो और इम्पोर्ट कम हो। इन 90s इंडिया हैड फेस्ड द ह्यूज शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। 90s में क्योंकि इंडिया ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में इंडल्ज ही नहीं था, इम्पोर्ट ही करता था, एक्सपोर्ट तो कुछ करते ही नहीं था। तो 90s में इंडिया ने वो बहुत ह्यूज शॉर्टेज हुई किसकी? फॉरेन एक्सचेंज की, क्योंकि फॉरेन करेंसी थी नहीं। बट विद द एंट्री ऑफ एमएनसी, जैसे ही एमएनसीज आई, टुडे इट हैड गॉट सरप्लस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। आज इंडिया के पास काफी ज्यादा विदेशी करेंसी है इन कंपेरिजन टू 90s या 1990s, राइट? थर्ड है द एमएनसीज हेल्प इन द इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड मार्केट। एमएनसीज दुनिया भर के मार्केट्स को एक दूसरे से जोड़ती है। With the entry of MNCs, even the small countries have opened up their domestic markets for other countries. मल्टीनेशनल कंपनीज के आने से एक छोटे से छोटा देश अपनी इकोनॉमी को या अपनी अर्थव्यवस्था को ओपन कर देता है या अपने मार्केट को ओपन कर देता है बाकी कंट्रीज के लिए, जिससे कि वो आके वहाँ पे गुड्स सर्विसेज या तो खरीद सकती है या बेच सकती है। नेक्स्ट है बेटा important question. Examine any three conditions which should be taken care of by the multinational companies to set up their production units. ये ऐसी क्या तीन कंडीशंस हैं जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज को ध्यान में रखनी चाहिए अपने प्रोडक्शन यूनिट्स या अपनी कंपनी को किसी दूसरे देश में एस्टेब्लिश करने के लिए? आंसर है द कंडीशंस which should be taken care of by multinational companies before setting up their production units are as follows. फर्स्ट है बेटा अवेलेबिलिटी ऑफ चीप एंड अबंडेंट लेबर। बहुत ही सस्ते लेबर अवेलेबल होनी चाहिए दूसरी कंट्री में और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, तब वो अपनी कंपनी खोल सकती है दूसरे देश में। सेकंड अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल जिस भी फील्ड में वो गुड्स प्रोड्यूस करती है उसका रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल होना चाहिए उस देश में जहाँ पे वो अपनी कंपनी खोलना चाहती है दूसरी। थर्ड क्लोजनेस टू मार्केट,
मतलब जगह ऐसी चुने लैंड फैक्ट्री के लिए कि वो मार्केट के क्लोज हो, वरना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। फोर्थ, फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज, जो गवर्नमेंट है वहाँ की उसकी पॉलिसीज उस कंपनी के फेवर में होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा टैक्स ले रही है वहाँ की गवर्नमेंट, तो वो अपना प्रोडक्ट सेल करके भी प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट नहीं कर पाएंगे। राइट। लास्ट है एश्योरेंस टू अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है कि नहीं है, लैंड प्रॉपर्ली अवेलेबल है कि नहीं है, वाटर रिक्वायरमेंट, इलेक्ट्रिसिटी। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज देखती हैं अपने प्रोडक्शन यूनिट्स को सेटअप करने से पहले दूसरी कंट्री में। राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, हाउ हैज ग्लोबलाइजेशन अफेक्टेड द लाइफ ऑफ इंडियंस? ग्लोबलाइजेशन ने भारतीयों की जिंदगी को कैसे इफेक्ट किया, ये हमें एग्जांपल से बताना है। राइट। आंसर बेटा, फर्स्ट पॉइंट, इट हैज लेड टू एन इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। इसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फॉरेन मनी इंडिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में इन्वेस्ट हुआ है। सेकंड है, इट हैज़ क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियन कंपनीज पर्टिकुलरली बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज लाइक आईटी। इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से कई नई अपॉर्चुनिटीज खुली हैं हमारी आईटी कंपनीज के लिए। राइट। जो कि सर्विस सेक्टर में हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज हमारी जितनी भी आईटी कंपनीज़ हैं, जैसे आप टीसीएस ले लो, इन्फोसिस ले लो, विप्रो ले लो, इसमें बहुत ज़्यादा एम्प्लॉइज़ की रिक्रूटमेंट होती है और ये ज़्यादातर कंपनीज़ इंडिया की को सर्विसेज़ कम देती हैं, ये फॉरेन प्रोजेक्ट्स पे ज़्यादा काम करती हैं, फॉरेन कंट्रीज़ को ज़्यादा सर्विसेज़ देती हैं, जिससे कि हमारी एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है लोगों को और सर्विसेज़ भी मिलती हैं अच्छी। थर्ड है, इट हैज़ इंक्रीज़्ड द कॉम्पिटिशन अमंग कंपनीज़ व्हिच हैज़ लेड टू इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी एंड रिडक्शन इन द प्राइसेज़ ऑफ प्रोडक्ट्स। ग्लोबलाइजेशन की वजह से सिंपल है बेटा, कंपटीशन होता है कंपनीज में, तो कंपनीज अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करती हैं और प्राइस को रिड्यूस करती है प्रोडक्ट के। फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स, इन्फोसिस एक्सेट्रा। फोर्थ है, इट हैज रिजल्टेड इन ग्रेटर कल्चरल एक्सचेंज। ग्लोबलाइजेशन की वजह से सांस्कृतिक एक्सचेंज होता है, नॉलेज का एक्सचेंज होता है। राइट। कल्चर का एक्सचेंज होता है बिकॉज ऑफ ग्रेटर मूवमेंट ऑफ पीपल, क्योंकि लोग एक दूसरे के देश में जाते हैं गुड्स को खरीदने या बेचने, ट्रेड करने। राइट। विच फर्दर हैज हेल्प द टूरिज्म सेक्टर इन इंडिया, जिसकी वजह से टूरिज्म भी इंडिया में इम्प्रूव हुआ है। क्यों? विदेशी यहाँ पे आते हैं और हमारी एंशियंट मॉन्यूमेंट साइट्स या हिस्टोरिकल प्लेसेस को विजिट करते हैं। राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, हाउ हैज लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज हेल्प द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस? लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी की वजह से हमारे ग्लोबलाइजेशन को के प्रोसेस को कैसे फायदा मिला है? आंसर बेटा, liberalization of trade and investment has helped the globalization process in the following manner. फर्स्ट पॉइंट है, liberalization कब हुआ था? मैंने अब आपको ईयर बताया था इसकी अभी पिछले क्वेश्चंस में, 1991। तो liberalization gives industries the freedom to expand themselves. liberalization एक आज़ादी देता है कंपनियों को या इंडस्ट्रीज को कि वो अपने आप को एक्सपेंड कर सके अकॉर्डिंग टू द मार्केट, मार्केट की नीड के अकॉर्डिंग। इट सपोर्ट्स द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, और ये सपोर्ट करता है ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को। अगर आपकी इकोनॉमी लिबरलाइज नहीं होगी तो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस आपकी इकोनॉमी या कंट्री में नहीं हो सकता। सेकंड है, लिबरलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट हेल्प्स टू स्टार्ट न्यू बिजनेस। लिबरलाइजेशन जब इन्वेस्टमेंट के लिए मिलता है तो एक नया बिजनेस आप खोल सकते हो ऑल ओवर द वर्ल्ड, विच इज अ पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जो कि ग्लोबलाइजेशन का ही पार्ट है। थर्ड है, अंडर द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन की पॉलिसी में द इंडियन गवर्नमेंट हैज रिमूव वेरियस रेस्ट्रिक्शंस फ्रॉम द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लिबरलाइजेशन की पॉलिसी में इंडियन गवर्नमेंट ने जो भी रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे, ट्रेड बैरियर्स लगाए थे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में, वो सारे हटा दिए थे 1991 में। फोर्थ है, द प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन हैज ब्रॉट न्यू टेक्नोलॉजी इन इंडिया व्हिच हैज प्रमोटेड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन की वजह से आपको एडवांस या न्यू इंट्रोड्यूस टेक्नोलॉजी भी मिलती है, जिससे कि आप और बेटर प्रोडक्ट्स बहुत चीप रेट्स में बना सकते हैं। राइट। और इससे ग्लोबलाइजेशन भी प्रमोट होता है। Fifth है, information and communication technology has played a major role in spreading out production and services across countries. आईटी सेक्टर और इन कम्युनिकेशन सिस्टम ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है प्रोडक्शन और सर्विसेज को देने में दुनिया के सारे देशों में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ग्लोबलाइजेशन हैज बीन advantageous to consumers as well as to producers. ग्लोबलाइजेशन का दोनों को फायदा हुआ है, कंज्यूमर्स को भी फायदा हुआ, प्रोड्यूसर्स को भी फायदा हुआ है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट मे कम इन 5 मार्क्स, मीन्स ये दूसरा क्वेश्चन है इस चैप्टर का जो शायद 5 मार्क्स में आ सकता है। राइट। तो आप इसको ध्यान से समझिएगा कि ग्लोबलाइजेशन है वो कंज्यूमर्स के लिए भी फायदेमंद है और प्रोड्यूसर्स के भी। इसलिए हमें एग्जांपल से समझाना है। राइट। या ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, हाउ कैन कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स बी बेनिफिटेड बाय फॉरेन ट्रेड? फॉरेन ट्रेड से कैसे कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स दोनों का बेनिफिट हो सकता है? आंसर बेटा, द गिवन स्टेटमेंट कैन बी सपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जांपल्स। फर्स्ट है,
द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हैज प्रोवाइडेड अ बिग बूस्ट टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज। एक तो जो पॉलिसी थी लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की, इसकी वजह से बिग बूस्ट मिला है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को डेवलपिंग कंट्रीज में। मतलब डायरेक्ट मनी इन्वेस्ट होता है फॉरेन कंपनीज के द्वारा इन डेवलपिंग कंट्रीज में, जिससे कि इनकी इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, राइट, ग्रोथ मिलती है। बूस्ट का मतलब एक तरीके से ग्रोथ होना। सेकेंड है, ड्यू टू द पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी और प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी के वजह से द कंडीशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हैज इम्प्रूव कंसिडरेबली। इन देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर की कंडीशन इम्प्रूव होती है, जो कि दोनों के लिए फायदेमंद है, कंज्यूमर्स के लिए भी और प्रोड्यूसर्स के लिए भी। एट प्रेजेंट मैनी प्राइवेट कंपनीज आर प्रोवाइडिंग बेटर सर्विसेज टू द कंज्यूमर। और जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो कंपटीशन के चक्कर में अच्छे से अच्छी सर्विसेज देती हैं, वो भी एट अ चीपर रेट। थर्ड है, द प्राइवेट सेक्टर इज फ्री टू इम्पोर्ट रॉ मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम अदर कंट्रीज। प्राइवेट सेक्टर फ्री है रॉ मटेरियल और टेक्नोलॉजी को इम्पोर्ट करने के लिए दूसरे देशों से। फोर्थ, ग्लोबलाइजेशन हैज आल्सो क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर कंपनीज प्रोवाइडिंग सर्विसेज। ग्लोबलाइजेशन ने नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की हैं उन सारी कंपनीज के लिए जो सर्विस प्रोवाइड करती है, लाइक इन्फोसिस, पर्टिकुलरली दोज इन्वॉल्विंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। ज्यादातर उन कंपनीज के लिए जो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज पे काम करती हैं। लास्ट पॉइंट है, द इंडियन कंज्यूमर्स आर गेटिंग अ वेरी वेराइटी ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट चीपर रेट। ये पॉइंट हमने अभी ऊपर भी डिस्कस किया था कि जो इंडियन कंज्यूमर्स हैं आज उनके पास डिफरेंट चॉइसेस ऑफ गुड्स अवेलेबल हैं और बेस्ट क्वालिटी ऑफ गुड्स अवेलेबल है, वो भी एक चीपर रेट्स पे, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, डिस्क्राइब द मेजर प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय द ग्लोबलाइजेशन फॉर द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स एंड वर्कर्स। क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं ग्लोबलाइजेशन ने लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स के लिए या वर्कर्स के लिए, या डिसएडवांटेजेस क्या हैं ग्लोबलाइजेशन के, हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं इस आंसर में। पहला, इट में लीड टू वाइडनिंग ऑफ इनकम इनइक्वालिटीज अमंग वेरियस कंट्रीज। इनकम इनइक्वालिटीज बढ़ जाती हैं कई सारी कंट्रीज में ग्लोबलाइजेशन की वजह से, राइट, क्योंकि जो कंपनी ज्यादा एक्सपोर्ट करती है उसे तो फायदा होगा, और जो कंपनी इंपोर्ट ज्यादा कर रही है, कंज्यूम ज्यादा कर रही है, एक्सपोर्ट कम कर रही है, उसे लॉस होगा। सेकंड, वर्कर्स जॉब्स आर नो लॉन्गर सिक्योर एज इम्पोर्ट फ्रॉम आउटसाइड कंट्री कैन टेक ओवर दियर वर्क। वर्कर्स की जॉब सिक्योर नहीं है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। क्यों? जब आप ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स इंपोर्ट करते हो आउटसाइड कंट्री से, वो उनका काम ले लेता है, क्योंकि आप अपनी कंट्री में तो प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो गुड्स, आप इंपोर्ट कर रहे हो, राइट। थर्ड है, स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स हैव बीन हिट हार्ड ड्यू टू सीवियर कंपटीशन। जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर्स या बिजनेसमैन है, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, एज दे कांट अफोर्ड ह्यूज मशीन्स एंड एडवांस टेक्नोलॉजी, क्योंकि वो महंगी मशीन और एडवांस टेक्नोलॉजी को परचेज नहीं कर सकते हैं। फोर्थ है, several units have been shut down making the most of the workers jobless। इसकी वजह से कई सारे स्मॉल इंडस्ट्रीज बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से कई सारे वर्कर्स की जॉब चली गई है। फिफ्थ, वर्कर्स आर डिनाइड फ्रॉम देयर फेयर शेयर ऑफ बेनिफिट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मार्केट कॉम्पिटिशन। वर्कर्स को ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती है, फेयर बोनस नहीं मिलता है, क्योंकि मार्केट कॉम्पिटिशन बहुत है गुड्स को चीप से चीप रेट पे बनाने में, और जब गुड्स चीप के होंगे तो वर्कर्स की सैलरी कैसे ज़्यादा मिलेगी। फिर सिक्स्थ है, ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू एक्सपेंशन ऑफ द ऑर्गेनाइज सेक्टर। ग्लोबलाइजेशन की वजह से ऑर्गेनाइज सेक्टर का एक्सपेंशन होता है। यहाँ पे बेटा ऑर्गेनाइज़ नहीं होगा, अनऑर्गेनाइज़्ड होगा, राइट? क्योंकि ज़्यादातर जो लेबर क्लास होती है वो एक तरीके से अनऑर्गेनाइज़्ड सेक्टर में काम करती है। देयर जॉब इज़ नॉट परमानेंट, राइट? तो प्लीज़ करेक्ट इट, राइट? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, हाउ आर एमएनसीज कंट्रोलिंग एंड स्प्रेडिंग देयर प्रोडक्शन अक्रॉस द वर्ल्ड? एमएनसीज कैसे कंट्रोल कर रही हैं अपनी और स्प्रेड कर रही हैं प्रोडक्शन दुनिया भर में? और या ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, हाउ डू एमएनसीज इंटरलिंक प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज? एमएनसीज कैसे इंटरलिंक करती हैं प्रोडक्शन को दुनिया भर के देशों में? एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। आंसर बेटा, फर्स्ट, एमएनसीज सेट अप देयर प्रोडक्शन यूनिट इन दोज एरियाज where skilled and unskilled labor is easily available at low cost, which increases the rate of production। एमएनसीज अपने प्रोडक्शन यूनिट्स या कंपनीज उस जगह लगाती हैं जहाँ पे स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों तरीके के लेबर अवेलेबल हो, सस्ते से सस्ते दामों पे, जिससे कि उनका रेट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके, कम से कम दाम पे ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस कर सके। सेकंड है, एमएनसी सेटअप दिए यूनिट्स नियर टू द मार्केट टू हैव ईजियर डिस्ट्रीब्यूशन। वो मार्केट के पास अपनी इंडस्ट्री लगाती हैं जिससे कि वो इजीली गुड्स को प्रोड्यूस करके डिस्ट्रीब्यूट कर सके। थर्ड है, एमएनसी सेटअप प्रोडक्शन ज्वाइंटली विद सम लोकल कंपनी। एमएनसी शुरुआत में किसी भी देश में प्रोडक्शन एक लोकल कंपनी के साथ मिलकर स्टार्ट करती है। समटाइम्स दे बाय लोकल कंपनीज एंड एक्सपेंड देयर प्रोडक्शन। कभी कभी वो लोकल कंपनीज को खरीद भी लेती हैं और फिर अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू करती है। इसमें आप फोर्ड मोटर्स का एग्जाम्पल दे सकते हो, जिन्होंने इंडिया की महिंद्रा से टाई अप किया था, जो कि एक ट्रैक्टर कंपनी थी स्टार्टिंग में। बाद में फोर्ड मोटर्स से उसने टेक्नोलॉजी सीखी और कार्स बनाने लगी। आज महिंद्रा की कई सारी कार्स अवेलेबल है मार्केट में। फोर्थ है,
MNCs choose such areas to set up their production units where there is availability of required facilities, जो भी important है factors of production, right? Fifth है MNCs place orders for production with small producers. MNCs small producers से ऑर्डर प्लेस करते हैं एंड प्रोवाइड देम मनी फॉर देयर रिक्वायरमेंट, और उन्हें एडवांस मनी भी देते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के लिए। दे प्रोवाइड द लोकल कंपनीज विद देयर लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, वो लोकल कंपनीज को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देते हैं टू अचीव बेटर एंड स्पीडी प्रोडक्शन, जिससे कि वो बहुत स्पीड में और अच्छा प्रोडक्शन कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फॉरेन ट्रेड इंटीग्रेट्स द मार्केट्स इन डिफरेंट कंट्रीज। फॉरेन ट्रेड इंटीग्रेट करता है मार्केट्स को अलग अलग देशों में। सपोर्ट द स्टेटमेंट विद आर्गुमेंट। और हाउ हैज फॉरेन ट्रेड बीन इंटीग्रेटिंग मार्केट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, फॉरेन ट्रेड कैसे अलग अलग देशों के मार्केट्स को जोड़ रहा है, ये आपको एग्जाम्पल से समझाना है। आंसर है, foreign trade has been integrating markets of different countries in the following ways. First, the import and export between the countries takes place on the basis of the fact that which commodity is imported in either of the countries. Import और export की जो एक्टिविटी है दो देशों के बीच, वो इस बेसिस पे होती है कि कौन सी कमोडिटी कम है जिस देश में, वो क्योंकि उसी प्रोडक्ट को इंपोर्ट करेगी दूसरी कंट्री से। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया के पास पेट्रोल नहीं है, तो इंडिया पेट्रोल इंपोर्ट करता है ना, रशिया से इंपोर्ट करता है, अरब कंट्रीज से इंपोर्ट करता है, राइट? तो जिस प्रोडक्ट की शॉर्टेज होती है कमोडिटी की, वही इंपोर्ट करती है कंट्रीज एक दूसरे से, राइट? सेकंड है, इन जनरल विद द ओपनिंग ऑफ ट्रेड गुड्स ट्रेवल फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर। जैसी ट्रेड खुल जाती है वैसी गुड्स ट्रेवल करते हैं एक मार्केट से दूसरे मार्केट में। चॉइस ऑफ गुड्स इन द मार्केट राइजेस। अब क्योंकि काफी वैरायटी ऑफ गुड्स अवेलेबल है, तो डिमांड भी बढ़ने लगती है कंज्यूमर्स की कि हमें ये प्रोडक्ट नहीं, इस कंपनी का ये प्रोडक्ट चाहिए। प्राइसेस ऑफ सिमिलर गुड्स इन द टू मार्केट्स टेंड टू बिकम इक्वल, जिससे कि जो प्राइस है अलग अलग मार्केट में उसी गुड के, वो इक्वल हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। थर्ड, तो फॉरेन ट्रेड की वजह से प्रोड्यूसर्स इन द टू कंट्रीज नाउ क्लोजली compete अगेंस्ट ईच अदर इवन दो दे आर सेपरेटेड बाय थाउजेंड्स ऑफ माइल्स। फॉरेन ट्रेड की वजह से जो प्रोड्यूसर्स हैं सेम प्रोडक्ट के, वो compete करने लगते हैं, हालांकि वो दो अलग अलग कंट्री में है, काफी दूर है एक दूसरे से, तब भी उनमें कॉम्पिटिशन चलता है कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करेगा, सबसे ज्यादा गुड सेल कौन करेगा मार्केट में। फोर्थ है, फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर्स टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट। फॉरेन ट्रेड एक अपॉर्चुनिटी देती है सारे प्रोड्यूसर्स को, फिर चाहे वो कोई भी गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, कि वो डोमेस्टिक मार्केट में के बियॉन्ड जाके फॉरेन कंट्रीज में भी अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकें। जैसे कि इंडिया की रिलायंस इंडस्ट्री है, वो सिर्फ इंडिया ही में गुड्स नहीं सेल करती है। अडानी इंडस्ट्री सिर्फ इंडिया ही में गुड्स सेल नहीं करती है अपने या सर्विसेज, वो फॉरेन कंट्रीज में भी अपनी गुड्स और सर्विसेज को बेचती है। फिफ्थ है, मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी आर मूविंग बिटवीन कंट्रीज। फॉरेन ट्रेड की वजह से ज्यादा गुड्स सर्विसेज इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी मूव हो रही है अलग अलग देशों में। हैंस foreign trade makes the countries interdependent on each other and helps in integration of market across the country. Hence, we can prove कि foreign trade makes the countries interdependent, वो अलग-अलग देशों को एक दूसरे पे डिपेंड कर देती है और उन्हें इंटीग्रेट जोड़ती भी है उनके मार्केट्स को एक दूसरे के देश के साथ। इस क्वेश्चन के साथ इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आई होप कि आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ में आए होंगे। ऐसे ही चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के एक्सप्लेनेशन के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। डू रिकमेंड दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स who are preparing for social science class 10th board exam. Thank you everyone. Have a very good